तो आज हम लोग करने वाला है यूनिट 2 फोर्स एंड मोशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए, जब कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आए तो हमेशा याद रखिए जो लीनियर मेरा स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी में देखिए वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, ये देखिए कहीं कभी इस डायरेक्शन में जाएगा तो कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा। वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है। अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी हो रहा है, मतलब डेल्टा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी मेरा चेंज होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरा चेंज होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहीं और होगा। तो मेरा लीनियर वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मेरा लीनियर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। हेंस ओनली लीनियर स्पीड एक लौता है जो चेंज नहीं होगा और कांस्टेंट रहेगा। When a particle executing uniform circular motion, it always changes its direction, but magnitude may constant. Magnitude always remains constant. ये always remains constant होगा। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ सिर्फ लीनियर स्पीड में है और बाकी के सारे मेरे वेक्टर्स क्वांटिटी है, हेंस ये सारे के सारे चेंज होंगे और लीनियर स्पीड मेरा सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रिकॉइल ऑफ अ गन आफ्टर फायरिंग शेल इज ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमेशा लीनियर मोमेंटम के ऊपर है। ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर फायरिंग, सो इट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये एक लीनियर मोमेंटम का एग्जाम्पल है, रिकॉलिंग ऑफ अ गन। ठीक है, ये एक लीनियर मोमेंटम का एग्जाम्पल है। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन है, वो भी एक लीनियर मोमेंटम का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, द रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये देखिए अभी मैंने एग्जांपल दिया और इसका क्वेश्चन आ गया। तो रॉकेट प्रोपल्शन क्या है मेरा? इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर से लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन द रॉकेट इज रेडी टू टेक ऑफ, द मोमेंटम ऑफ स्मॉल मास ऑफ गैस इजेक्टेड एट अ हाई स्पीड इज कॉम्पेंसेटेड बाय इंक्रीज्ड मोमेंटम ऑफ द रॉकेट विद द रिमेनिंग फ्यूल। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम ये तो आपको समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन। तो रॉकेट प्रोपोर्शन क्या है? इज बेस्ड ऑन लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम का जो पी है वो पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी। ठीक है, अगर लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो एम डेल्टा वी, और रेट ऑफ चेंज पूछा है तो रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज मतलब डिवाइड बाय टाइम, तो एम डेल्टा वी डिवाइड बाय टाइम टी। ये डेल्टा वी बाय टी क्या होता है? ये डेल्टा वी बाय टी होता है मेरा एक्सेलरेशन ए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा फोर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है फोर्स, ये हो जाएगा एम इंटू ए, और एम इंटू ए क्या होता है मेरा? फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपल्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, देखिए इंपल्स क्या होता है? जब कभी भी एक फोर्स, एक हाई मैग्नीट्यूड फोर्स विथ हाई मैग्नीट्यूड, जब कभी भी फोर्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, उसको कहते हैं इंपल्स। ठीक है, उसको कहते हैं इंपल्स। तो इंपल्स क्या हुआ मेरा? फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, इंपल्स हुआ मेरा फोर्स इंटू टाइम। फोर्स क्या होता है मेरा? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं मास इंटू डेल्टा वी बाई टी। ठीक है, तो डेल्टा वी बाई टी इंटू टी, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो मास इंटू डेल्टा वी, और मास डेल्टा वी क्या होता है? मास डेल्टा वी होता है आपका मोमेंटम। तो ये हो जाएगा मेरा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा चेंज इन मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया एनक्लोज्ड विद द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट। देखिए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, बोले एरिया एनक्लोज्ड विद द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट। मान लीजिए यह है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, यह है मेरा वी, यह है मेरा टी। तो मान लीजिए ये ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा जा रहा है। ठीक, ये ऐसा जा रहा है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या डिनोट करता है? ठीक है, ये एरिया क्या डिनोट करता है? तो ये एरिया डिनोट करता है आपका डिस्प्लेसमेंट।
ये एरिया डिनोट करता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये एरिया डिनोट करता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैसे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो एरिया है ये क्या है, v इंटू टी, जैसा रेक्टेंगल का एरिया निकलता है, देखिए ये है t, ये है मेरा v, ये पार्ट है मेरा t, और ये पार्ट है मेरा v, तो एरिया हो जाएगा v इंटू टी। तो v इंटू टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, a 10 Newton force applied on a body to produce acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी पूछा है। देखो फोर्स क्या दिया है, फोर्स दिया है मेरा 10 न्यूटन, ठीक है। तो 10 न्यूटन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है ना मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स बाय एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा, मास। तो दिया कितना है 10 न्यूटन डिवाइड बाय 1, तो मेरा मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10 केजी, ठीक है। ये 10 केजी होगा, ना कि ग्राम, क्यों, क्योंकि ये है मेरा एसआई यूनिट पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी फोर्स भी है मेरा एसआई यूनिट पे, तो मेरा मास का भी जो भी यूनिट होगा वो मेरा एसआई यूनिट ही होगा, ठीक है। तो 10 न्यूटन डिवाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो मेरा हो जाएगा 10 केजी, ठीक है। क्योंकि न्यूटन को एक तरह का ऐसे भी लिख सकते हैं कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मीटर और एक्सेलरेशन क्या है मेरा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, केजी, ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मेरा 10 केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 10 केजी कार एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर देखिए दिया है, तो फोर्स क्या है मेरा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए मास दे दिया है मेरा 100 केजी, एक्सेलरेशन क्या है मेरा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा 4000 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, ये होता है मेरा न्यूटन, तो ये मेरा हो गया 4000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पूछा गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन पूछा गया। देखिए 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन, तो 1 न्यूटन में क्या होता है, देखिए एक न्यूटन में 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है, यही होता है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 केजी 1 न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। अब ये डाइन है, ये है मेरा सीजीएस यूनिट, ठीक है, ये मेरा सीजीएस यूनिट, ये जो भी डाइन है जो भी है ये मेरा सीजीएस यूनिट है, ठीक है। ये डाइन है मेरा सीजीएस यूनिट, ये डाइन। अब देखो अगर डाइन में कन्वर्ट करना हो तो एसआई को भी सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा, तो केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, 1000 से इंटू करना होगा। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, 100 से इंटू करना होगा। तो अल्टीमेटली कितना हुआ, 10 टू दी पावर 5 हो गया। तो 1 न्यूटन इज इक्वल 10 टू दी पावर 5 डाइन, 10 टू 5 कितना होता है, देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। गिन लीजिए कितना है, 5 जीरो हो, 1 2 3 4 5, ये है 5 जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी ऑफ मास 4 केजी इज हैंग एट अ लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग। मान लीजिए एक लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग है, ठीक है, उस अपर एंड इज फिक्स्ड एट द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट। एक लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, तो इसमें सीलिंग में फिक्स किया गया है, और यहां पर स्प्रिंग है, यहां पर एक मास है, ठीक है, 4 केजी का, 4 केजी का मास है। अब बोला गया है इफ द लिफ्ट मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट कहां जा रहा है, एक्सेलरेशन में जा रहा है। अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन में जाएगा ए से, ठीक है, जब कभी भी आप कोई भी चीज में एक्सेलरेशन में जाते हैं तो एक चीज हमेशा नोटिस कीजिएगा, एक बैकवर्ड एक्सेलरेशन आपको फेस करना पड़ता है। बैकवर्ड एक्सेलरेशन उसको कहते हैं स्यूडो एक्सेलरेशन, उसको कहते हैं स्यूडो एक्सेलरेशन। तो यहां से एक स्यूडो एक्सेलरेशन आप फेस करेंगे, स्यूडो एक्सेलरेशन आप फेस करेंगे, ठीक है, स्यूडो एक्सेलरेशन आप फेस करेंगे। अब बोला गया है द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या है। पहले तो इसका देखिए, इसका तो खुद का वेट है, वेट क्या है इसका, m इंटू जी। अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट क्या कर रहा है, ये यहां पर एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक स्यूडो एक्सेलरेशन फोर्स, स्यूडो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, स्यूडो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो एक स्यूडो फोर्स भी जनरेट होगा, स्यूडो फोर्स, ठीक है। वो स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो अब मेरा वेट कितना हो गया, मास कॉमन लिए जी प्लस ए, ठीक है, मास कॉमन लेके जी प्लस ए, तो वेट मेरा हो गया, मास कितना है मेरा 4 किलो, ठीक है, जी है मेरा 9.8 और ए है मेरा 6। अब देखिए 4 किलो 9.8 प्लस 6 ये कितना आएगा, ये मेरा आएगा 15.8, तो मेरा आंसर आ गया 63.2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये स्यूडो एक्सेलरेशन कैसे आएगा। ठीक है, जब कभी भी कोई भी चीज ऊपर जाए तो एक स्यूडो एक्सेलरेशन आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है, वो नीचे की तरफ होगा। अगर मान लेते हैं ऐसा ही एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट है, ऐसा एक लिफ्ट है, उसमें भी लगा हुआ है ऊपर में, और ऐसा एक बैलेंस है, यहां पर एक मास है एम, एक मास है एम, और बोला गया है कि वो नीचे एक्सलरेट कर रहा है, नीचे। एक्सलरेशन कहां हो रहा है, एक्सलरेशन नीचे हो रहा है, तो स्यूडो फोर्स, स्यूडो जो एक्सलरेशन होगा वो किस तरफ जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर फिर पूछे कि कितना जो मास है, जो स्प्रिंग स्प्रिंग जो बैलेंस है उसमें रीडिंग कितना आएगा, तो देखिए इसका तो मास mg होगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होगा mg, लेकिन एक स्यूडो एक एक्सलेशन जा रहा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ फेस होगा, उसका उसका मास क्या होगा, मतलब वो एक ऊपर की तरफ फोर्स फेस करेगा, तो वो हो जाएगा मेरा mg नीचे की तरफ, और ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो वो माइनस m इंटू ए, तो वहां पर एम जी माइनस ए, मतलब जो उसका वेट है वो वेट उसको थोड़ा हल्का लगेगा। आपको समझ में आया, वो वेट क्या होगा, उसको हल्का लगेगा, वो एपरेंट वेट जो होगा वो लाइटर होगा। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a large vertical cylinder of height 10 meter is filled with water. Find the velocity of efflux of water through a very small hole made at the bottom of the vertical. ठीक है, मान लीजिए ये एक वर्टिकल सिलेंडर है, ये एक वर्टिकल सिलेंडर ऐसे, ठीक है, ये है मेरा 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक, यहां पर एक होल दिया है, ठीक है, यहां पर एक होल है और वाटर यहां से निकल रहा है। पूछा गया वाटर का वेलोसिटी क्या है, ठीक ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स, इफ्लक्स जो ये जो निकल रहा है ये वाटर का, इसका वेलोसिटी यहां पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे इसका वेलोसिटी, अगर आपको याद है स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ इक्वेशंस, अगर आपको याद है क्या क्या था, देखिए हाइट पे v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है, जब कभी भी नीचे आता है, और क्या था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये था, और एक क्या था h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी था। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में देखिए मैं ये इक्वेशन ले रहा हूं, क्योंकि क्योंकि मुझे टी तो दिया नहीं है, तो टी तो अननोन है, तो ये इक्वेशन नहीं लगेगा, ये भी इक्वेशन नहीं लगेगा। अब देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, जब वाटर यहां था तो वो तो कांस्टेंट था, जब मैंने जो टैप है मेरा क्लोज था तब मेरा वाटर कांस्टेंट था, तो यू का मेरा मान यहां पर आ जाएगा 0, यू तो फ्लो नहीं कर रहा था, यू तो कांस्टेंट था। अब मैंने ये टैप खोला, ये तो टैप है, ये मैंने टैप खोला तभी ना वाटर निकला, अगर टैप में नहीं खोलता तो यहां पर मेरा यू कांस्टेंट रहता, मेरा पानी तो यह कांस्टेंट रहता, तो यू होता 0। ठीक है, तो अभी देखिए टैप जब मैं खोल दिया तब तो यू तो मेरा 0, तब तो यू क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा धीरे धीरे, ये तो नीचे आएगा ना, तो v का क्या होगा मेरा, देखिए वी स्क्वायर मेरा हो जाएगा 2gh, वी स्क्वायर क्या होगा मेरा 2gh, क्योंकि u तो पहले 0 था। अब देखिए वी स्क्वायर होगा मेरा 2gh, तो v क्या होगा मेरा रूट अंडर 2gh, रूट अंडर मेरा आ गया 2gh। अब देखिए 2 का वैल्यू निकालिए, 2 का वैल्यू बैठा दिए, g मैंने यहां पर 10 ले लिया, h मेरा ये 20 है, तो मेरा 400 आ गया, 400 का रूट 20, तो मेरा क्या हो गया, बी आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। ठीक है, इफ द सेम कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो बहुत अच्छा, अब देखिए एक चीज याद कीजिए,
जब कभी भी आपको ब्रेक मारना हो, ब्रेक अगर मार रहे हैं तो वो रिटार्डेशन काउंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, तो वी स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ये होगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो तो रुक जा रहा है। कैन बी स्टॉप्ड लिखा है, देखिए स्टॉप्ड, वो तो रुक जाएगा, तो v तो जीरो हो गया। तो यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2as। अब देखिए यू, कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50, ठीक है, कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50, तो 50 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, हमको पता नहीं, एक्सेलरेशन पता नहीं, और s क्या है मेरा 6 मीटर। a मेरा यहां से निकल गया, 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 12। अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, मैं इसमें पुट अप करूंगा। अब क्या है मेरा, इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड है मेरा यहां पर 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर, 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2। ए क्या है मेरा 50 स्क्वायर, 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 12। ठीक है, ए है मेरा 1550 डिवाइड बाय 12, और मेरा कितना डिस्टेंस जाएगा वो मुझे पता नहीं, तो इज इक्वल्स टू इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 से ये जाएगा 2, 50 से ये जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, तो डी मेरा बचा 12 इंटू 2 दैट इज 24 मीटर। ये होता है एक्चुअल प्रोसीड्योर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप बिल्कुल ये ही प्रोसीड्योर यूज करेंगे। ऐसे प्रोसीड्योर जब आप यूज करते हैं, आपका कभी भी कोई भी मैथ्स रॉन्ग नहीं होगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? फोर्स का मतलब क्या है, मतलब आपके लिए फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ अ पुश या पुल, ये होता है फोर्स। या तो आप ऐसे लिखिए, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन it will continue to be in motion, and if a body is in rest it will be remain at rest until a force is applied, until a push or pull या a force is applied। ठीक है, ये इसको भी आप ऐसे भी फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, और भी बहुत तरह का है जिससे आप फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन का मतलब है आपको बारे में, मतलब आपको बोलना कि फोर्स क्या हो सकता है और आपके लिए वो मतलब क्या है, तो आप किसी भी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर देखिए, इट प्रोड्यूसेस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। अगर देखिए वो रेस्ट में है और आप फोर्स देते हैं, तो क्या करेगी, वो बॉडी मोशन में चल जाएगा, वो बॉडी मोशन में जाएगा विद वेलोसिटी v, मोशन में जाएगा। इट स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर वो बॉडी मूविंग हो रहा है और फोर्स आप अलग दिशा में दे, मतलब उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स दें, ठीक है, वो ये बॉडी मूव हो रहा है इस तरफ और आप फोर्स दे रहे इस तरफ, तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, इट विल बी स्टेशनरी, फोर्स वेलोसिटी यहां पर जीरो होगा। इट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। ये क्या करेगा, ये चेंज करेगा या कोशिश करेगा कि डायरेक्शन ऑफ बॉडी, मोशन, उसका जो मोशन है, उसका डायरेक्शन है, उसको चेंज करने के लिए। मान लीजिए ये एक बॉल है, वो बॉल इस तरफ जा रहा है, आपने क्या किया, बैट से इस तरफ उसे मार दिया, अब वो बॉल ऐसे जाएगा। ठीक है, अब वो बॉल ऐसे जाएगा, तो ये आपने क्या किया, ये आपने एक उसको ऐसा फोर्स दिया ताकि वो डायरेक्शन चेंज हो जाए। यही तो बोला है, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स का इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल टर्म में फोर्स क्या है, एफ इक्वल्स टू एफ है वेक्टर फॉर्म में, मास इंटू एक्सलरेशन डॉट एक्सलरेशन। ए भी वेक्टर, एक्सलेशन भी वेक्टर फॉर्म में, और एफ भी है आपका वेक्टर। तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू मास एम डॉट ए वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन, दोनों एक ही है। आप न्यूटन भी बोल सकते हैं, आप केजी मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ द फोर्स दे दिया है, कैसे आपको डायमेंशन निकालना है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बोल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स विथ एग्जांपल।
आपको बोला है कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अ कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर such that the force is independent of the path taken by the particle. It depends only on the initial and the final position. मान लीजिए कोई भी एक पोजीशन हो, ठीक है, कोई भी एक पोजीशन हो, आपने फोर्स दिया, वो पार्टिकल कहां गया, वो पार्टिकल एक एक डायरेक्शन में गया, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो ये किस पाथ में जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अगर ऐसा हो तो वो है मेरा कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वो है मेरा कंजर्वेटिव फोर्स। अ कंजर्वेटिव फोर्स द फोर्स done in moving a particle from one point to another such that the force is independent of the path taken. वो कौन से पाथ में जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट क्या है, जस्ट उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलास्टिक स्प्रिंग फोर्सेस आर द टू एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स and elastic spring forces are the two examples of conservative force, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विद एग्जांपल। देखिए आप, हम लोग ने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा, अब नॉन कंजर्वेटिव क्या है। अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स फॉर विच द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। ये देखिए पाथ टेकन है। अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स फॉर विच द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। वो कौन से पाथ में जा रहा है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, वो कौन से पाथ में जा रहा है, या तो ये पाथ में जाएगा या ये पाथ में जाएगा। अब वो डिपेंड करता है, अगर पाथ में डिपेंड करता है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड नहीं करता है, तो वो होता है मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ इट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हिच इज नथिंग बट द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। बोल रहा है फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव इफ इट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर वो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर रहा हो, ठीक है, तो ही वो फोर्स को बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, जैसे एयर ड्रैग, फ्रिक्शन आर टू एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एयर ड्रैग और फ्रिक्शन ये क्या है, ये के सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। जैसे फ्रिक्शन, कहीं कहीं जगह वो क्या है, वो बहुत, उसका बहुत एडवांटेज है, लेकिन बहुत सारी जगह उसका बहुत डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो जितने भी डिसएडवांटेज होंगे वो तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में गिने जाएंगे। ऐसे में जब भी आपको फ्रिक्शन बोला जाए वो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ही गिना जाता है 99% केसेस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है, तो देखिए लीनियर मोमेंटम क्या है, इट इज डिफाइंड as the total quantity of motion contained in a body and is measured as a product of the mass of the body and its velocity, ठीक है। वो कैसे डिफाइन करता है, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, डिफाइन करता है, डिफाइन टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। और वैसे भी आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वो है लीनियर मोमेंटम। उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, P वेक्टर है मास डॉट V वेक्टर, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड। डिमेंशन, ये डिमेंशन मैंने बोल दिया है, ऐसा यूनिट भी मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन इंपल्स। इंपल्स क्या है, बोला इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंटरवल ऑफ टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इंपल्स। जैसे कि इंपल्स बोल सकते हैं कि एक ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ फोर्स या हाई वैल्यू फोर्स या हायर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। हायर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, उसको कहते हैं इंपल्स, ठीक है, उसको कहते हैं इंपल्स। या तो आप ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी होता है इंपल्स, ठीक है। तो आई क्या होता है, आई होता है इंपल्स, आई इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट टी, ठीक है, फोर्स डॉट टी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन डॉट टी, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा मोमेंटम, मास डेल्टा वी बाई टी इंटू टी। तो ये टी टी कट जाएगा, हो जाएगा मास
मास डेल्टा वी, और मास डेल्टा वी क्या होता है, ये होता है मोमेंटम। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए, हाउ इंपल्स रिलेटेड टू मोमेंटम। ये देखिए इंपल्स रिलेटेड मोमेंटम, अभी ये जो मैंने समझाया, देखिए यही है मेरा इंपल्स रिलेटेड टू मोमेंटम, ठीक है। वी नो दैट इंपल्स इक्वल्स फोर्स इनटू टाइम ऑफ एक्शन, आई इक्वल्स टू एफ इनटू टी। आई क्या है, एम इनटू ए, मास इनटू एक्शन इनटू टी। और एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई टी, इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। तो टी टी कैंसिल हो जाएगा। अब डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू मास इनटू डेल्टा वी, डेल्टा वी, इसको कहते हैं मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ये है चेंज इन वेलोसिटी। और ये मास, अगर मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होता है तो उसको कहते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इंपल्स क्या है, एक्चुअली ये है मेरा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइंड इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स क्या है, ये देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, लार्ज या स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो बोला मैंने अभी बोला था, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। अगर कोई बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड फोर्स बहुत ही कम समय के लिए बॉडी बॉडी पे लग रहा है तो उसको कहते हैं इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। a high amount of force or a large amount of force acting on a body for a very small interval of time is called impulsive force. Striking of a cricket ball by bat, kicking to football, hammering on a nail, ये सारे के सारे एक impulsive force है, ठीक है। ये एग्जांपल्स याद रखिएगा। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, इंपल्सिव फोर्स का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, उसका प्रिंसिपल बताइए, ये पूछा है, ठीक है। अब देखिए बोला गया है, इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, जैसे m1 एंड m2 क्या है, मास ऑफ द टू पार्टिकल, ठीक है। m1 m2 क्या है, मास ऑफ द टू पार्टिकल। बिफोर इम्पैक्ट u1 एंड u2 आर देयर वेलोसिटीज, आफ्टर इम्पैक्ट v1 एंड v2 बी देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज, ठीक है। मान लेते हैं ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, ये है मेरा m1, वो जा रहा है u1 से, ठीक है, जा रहा है। ये मेरा दूसरा बॉल है, ठीक है, वो मेरा m2, ये जा रहा है u2 से। जब वो टकरा गया, ऐसे करके वो कोलाइड हो गया, ठीक, कोलाइड हो गया, फिर ये हो गया मेरा m1, अब वो जा रहा है v1 से, ये है मेरा m2, ठीक है, ये है मेरा m2, वो जा रहा है v2 से। तो बोला गया है m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये बोला गया है। देखिए मास तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, मास तो वही रहा, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। मान लीजिए अगर बोला जाए कि पहला जो बॉल है, बॉल ए, मानते हैं ये बॉल ए है, बॉल ए जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मास क्या है मेरा 10 है। वेलोसिटी बी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये बॉल टू जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। और m2 भी क्या है मेरा, वो भी मेरा 10 है। तो ये कितना हुआ, 10 इंटू 10 100, ये कितना हुआ 10 इंटू 5 150। अब बोला गया है m2 जा रहा है 10 से, ठीक है, m2 जो वेलोसिटी v2 हो गया उसका हो गया 10। अगर m2 मेरा 10 हो गया और ये 10 है तो ये हो गया मेरा 100, यहां था 100, ये था मेरा 50। अब अगर ये मेरा 100 हो गया तो इसको तो 50 होना ही होगा, तभी तो मेरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा। लीनियर मोमेंटम तभी तो मेरा कंजर्व होगा। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बोला डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का एक बोल रहा है कि एक आप वेलोसिटी जो है वो डिड्यूस कीजिए, उसका जो रिकॉइल वेलोसिटी है उस एक्सप्रेशन को आप डिड्यूस कीजिए, ठीक है। चलिए डिड्यूस करते हैं। देखिए रिकॉइल वेलोसिटी बोला गया है, ठीक। अब एक चीज देखिए, ये गन है, मान लेते हैं ये गन है, ये गन है ऐसे, ठीक है, ये गन है। पहले बुलेट यहां था, बुलेट तो यहां था मेरा, ठीक है।
और वेलोसिटी तो बुलेट कुछ नहीं है, गन का भी कुछ नहीं है। तो अगर देखा जाए इसका, अगर मोमेंटम देखा जाए तो मास मास ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी यहां पर होगा मेरा u। ठीक है, अब वो फायर हुआ, जैसे फायर हुआ, ये जो बुलेट है ये कितना v स्पीड से निकल गया, और ये जो रिकॉइल होगा वो इधर जाएगा। मान लेते हैं ये रिकॉइल क्या होगा, ये मेरा कैपिटल V है, ठीक है, ये मेरा स्मॉल v है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है, तो ये जो लीनियर मोमेंटम है इसका, ये इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू कैपिटल मास इंटू v हो जाएगा, और प्लस स्मॉल मास मास ऑफ द बुलेट, ये इंटू v होगा। ठीक है, अब u क्या है मेरा, u तो मेरा जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरा, जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा जीरो हो गया। अब मास ऑफ गन बाय वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट v। तो v रिकॉल वेलोसिटी क्या निकला, रिकॉल वेलोसिटी निकला मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन। ये माइनस साइन इंडिकेट्स जो रिकॉल वेलोसिटी होगा वो दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल वेलोसिटी जाएगा। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। नेगेटिव साइन देखिए, शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर जो भी आपका रामायण दिया गया है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ के न्यूटन के तीन लॉज हैं, न्यूटन के तीन लॉज हैं, और वो उसको बोला है आप उन्हें बताइए। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखिए, इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जो भी मेरा मास है, जो भी मेरा बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मोशन पे है, अगर वो मोशन पे है तो वो मोशन पे रहेगा, until and unless a force is applied, unless it is compelled by some external force to change the state, until and unless a force is applied। अगर मान लेते इसको अगर फोर्स दे रहे इस तरफ तो वो ये मूव करना शुरू कर देगा v से, अगर इसको फोर्स दे रहा है इस तरफ वो धीरे धीरे रुक जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या रहा कि अगर अगर कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन पे है, वो तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन पे रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, आइदर टू स्टॉप, टू चेंज द मोशन और टू चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, या तो मोशन या चेंज ऑफ मोशन होगा, या जो स्टेट पे है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, वो मोशन पे जाएगा, जो मोशन पे है वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे जाएगा, या तो डायरेक्शन चेंज होगा। इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट इज इन द डायरेक्शन टू विच द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, ये बोला गया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो m डेल्टा v बाई टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ये क्या है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये है मेरा एक्सेलरेशन। तो सेकंड लॉ किसको डिफाइन करता है, सेकंड लॉ डिफाइन करता है एक्सीलरेशन को, सेकंड लॉ डिफाइन करता है एक्सीलरेशन को। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional, the rate of change momentum is directly proportional to the force applied and it is in the direction to which the force is applied। ठीक है, और वो किस तरफ जाएगा, जिस तरफ फोर्स लगा है वो उसी तरफ ही जाएगा, मोमेंटम शिफ्ट मेरा उसी तरफ ही होगा। ठीक, थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन में हमेशा एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन रहेगा। जैसे कि एग्जांपल, मान लीजिए एक टेबल है, टेबल में एक बुक पड़ा है। ठीक है, टेबल में एक बुक पड़ा है, ये बुक का जो वेट है वो क्या होगा, m इंटू जी। ये तो मेरा फोर्स है, तो बुक क्या कर रहा है, टेबल के ऊपर अपना वेट दे रहा है,
तो टेबल भी बुक के ऊपर एक फोर्स देगा, ठीक है, बुक के ऊपर एक फोर्स देगा और ये फोर्स इक्वल होगा किसका, mg फोर्स का। ये इसका कहना है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझा पाया मैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हाउ टू मेजर फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसने कहा क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट इज इन डायरेक्शन टू व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी को इसको अगर हटाना हो तो क्या करना होगा, एक कांस्टेंट ऐड करना, कांस्टेंट करना होगा ऐड, तो वो हो गया मेरा m डेल्टा v बाई टी, ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू फोर्स, यही तो बोला गया है। तो डेल्टा v बाई टी क्या है मेरा, डेल्टा v बाई टी है मेरा एक्सेलरेशन, तो m इंटू ए इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, हाउ टू मेजर पूछा है, देखिए कैसे किस तरह से मैंने मेजर किया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू k इंटू एम ए। अब देखिए इफ अ यूनिट फोर्स मतलब अगर एक न्यूटन फोर्स अगर अप्लाई किया जाए तो एक्सेलरेशन विथ वन मास, एक मास अगर 1 kg मास हो तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर एक न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए, अगर एक न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए 1 kg मास के ऊपर, तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया एक, ये भी एक, तो k मेरा हो गया 1। ठीक है, k मेरा हो गया 1, इस k का वैल्यू हो गया 1, तो फोर्स मेरा क्या होगा, F इज इक्वल हो गया मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे आपको मेजर किया जाता है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, बाकी स्टोरी जो है वो आप यहां पर पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आए। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो ये वीडियो एक बार और देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ। बोला गया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक स्पेशल केस है, किसका, फर्स्ट लॉ का। चलिए कैसे प्रूव करेंगे, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट इज इन डायरेक्शन टू व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, ये कहता है सेकंड लॉ। तो फोर्स क्या हुआ हमारा, फोर्स मेरा हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, आप इस एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू डेल्टा v बाई टी, डेल्टा v बाई टी। अब देखिए इसको t को उस तरफ लेके जाता है तो हो जाएगा मोमेंटम, तो p वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v, ये है p इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v, मोमेंटम निकल गया। अब एक देखिए व्हेन f इज इक्वल टू 0, बोला गया जब f मेरा 0 है, अगर f मेरा 0 होता है तो m क्या हो जाएगा, m मेरा जो v है, जो चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी, वो जो होगा नहीं, मेरा फिर क्या होगा, मेरा फाइनल वेलोसिटी जो होगा वही मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा, है कि नहीं। मान लेते हैं ये जो p क्या है, ये p मेरा m इंटू वी है। अब ये है मेरा फोर्स, ये है मेरा फोर्स, तो क्या हुआ, फोर्स को मैंने जीरो कर दिया। अगर फोर्स मेरा जीरो होता है, ये डेल्टा वी होता है, देखिए एम वी माइनस एम यू, एम फाइनल वेलोसिटी माइनस एम इनिशियल वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा जीरो। तो एम वी इज इक्वल्स टू एम यू हो गया, एम कट गया तो वी इज इक्वल्स टू यू। मतलब क्या, जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी था वही मेरा फाइनल वेलोसिटी है अगर मेरा फोर्स जीरो हो, यही इसका मतलब है। तो यहां से क्या दिखा जाता है कि अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहा, मतलब अगर मेरा बॉडी रेस्ट पे रहा, तो इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूं, कोई भी 6 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, किसी भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी भी वही रहेगा until and unless an external force is applied। यही तो है मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि if a body is in a state of rest, it will be continue to be in a rest. If a body is in a motion, it will continue to be in a motion unless and until an external force is applied।
यही तो है मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ, एक स्पेशल केस हुआ सेकंड लॉ का, इससे प्रूफ किया जाता है। बाकी देखिए, बाकी जो भी स्टोरी है वो यहां लिखा है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया। आप चाहे तो इसको ही अपना लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमेशा रट्टा मारने की कोई जरूरत है नहीं, आप थोड़ा समझ के भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एस्टैब्लिश न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। देखिए थर्ड लॉ बोला है, अब देखिए थर्ड लॉ अगर बोलता है, थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ था आपका देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यही था थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये था थर्ड लॉ। सेकंड लॉ क्या था, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied and it is in a direction to which the force is applied. ओके, अब देखिए अगर P1 P2, अगर P1 P2 बी द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, ठीक है, P1 P2 क्या है, मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, देन वी कैन राइट लाइक दिस, ये ठीक से लिखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, P1 P2 बी मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, ये देखिए ये है मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी, ये है मेरा पी डी, ये हो जाए मेरा पी वन प्लस पी टू, ये होगा मेरा पी वन प्लस पी टू, ऐसा होगा पी वन प्लस पी टू, डी बाई डी टी होगा पी वन प्लस पी टू। कैसे, मोमेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम जब चेंज होगा डीपी बाई डी टी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यही होता है मेरा फोर्स, चेंज इन लीनियर मोमेंटम यही होता है मेरा फोर्स, ठीक है। अब देखिए सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मान लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स मेरा जीरो है, ठीक है, अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहता तो टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व, पूरा का पूरा मोमेंटम क्या होता, कंजर्व हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। सो द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट मोमेंटम विल बी जीरो, कांस्टेंट मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो मेरा जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट मोमेंट का डेरिवेटिव मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट मोमेंट का मेरा जीरो होता तो देखिए एफ ए बी, जो एफ जो है वो जो बी को लग रहा है, जो बी को लग रहा है, ठीक है, और प्लस लगाएगा एफ बी ए, जो फोर्स है जो बी ने ए के ऊपर लगाया वो तो मेरा जीरो हो गया, वो क्या हो गया, वो मेरा जीरो हो गया, ठीक है। तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए, यहां से वो निकल, तो देखिए एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन 25 देखिए, एस्टैब्लिश न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सेकंड लॉ क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट इज इन डायरेक्शन टू व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। मान लीजिए दो दो बॉडी है, दो बॉडी है, बॉडी एक बॉडी दो, आप दोनों कोलाइड कर गया, ठीक है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू कोलाइडिंग बॉडीज, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा और बॉडी कोलाइड हुआ है, द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ एफ ए बी, मान लो ये ए है ये बी है, ये जो फोर्स दे रहा है एफ ए बी के ऊपर और ये जो फोर्स देगा एफ बी के ऊपर, उसको मोमेंटम में लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, मोमेंटम से, देखिए P1 and P2 be the momentum of two bodies, P1 P2 be the momentum of two bodies, तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए, ये क्या हो जाएगा, डी मोमेंटम P1 बाई डी टी प्लस डी मोमेंटम P2 बाई डी टी, ठीक है। अब बोला है कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ये टोटल जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो मेरा कंजर्व। तो डेरिवेटिव इज कांस्टेंट, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वो तो जीरो होता है, मोमेंटम तो कंजर्व है मेरा, तो ये जो डेरिवेटिव होगा ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, डी ऑफ डी टी पी वन प्लस पी टू, ये तो मेरा कंजर्व है, तो ये मेरा पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो देखिए एफ ए बी प्लस एफ बी ए, ये क्या होगा मेरा जीरो, तो एफ ए बी वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, तो टू एवरी एक्शन टू एवरी फोर्स टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यहां से आ गया आपका, ठीक है। आई होप आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स।
विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। मान लेते हैं कि आप कोई बस में जा रहे हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं आप बस में, फटाक से ब्रेक मार दिया, तो आपका बॉडी क्या है, आपका बॉडी मोशन में था, लेकिन आपका पैर जो बस से लगा हुआ था वो तो रुक गया, तो आप सीधा सीधा आगे झुक जाएंगे, ठीक है। तो वो है इनर्शिया। कोई भी चीज अगर मान लीजिए अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता हो, तो अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे हो तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगा, वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वो स्टेट ऑफ मोशन पे हो तो वो स्टेट ऑफ मोशन पे जाएगा, उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। More massive bodies have greater inertia, hence mass is defined as the quantitative measure of inertia. मोर जितना बड़ा मास है उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया है। मान लीजिए अगर अगर आप छोटा सा कार, जैसे खिलौने वाला कार को अगर आप धक्का मार देंगे हल्का सा, तो वो बहुत दूर जाके गिरेगा, क्यों? उसका मास बहुत कम है। लेकिन अगर वो एक्चुअल कार हो तो छोटा सा धक्का से वो कार थोड़ी ना जाएगा, क्यों उसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए मास को क्या कहते हैं? मास को डिफाइन किया जाता है एज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इट्स इनर्शिया, ठीक है। कितने तरह का इनर्शिया होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, दो तरह का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन during a certain time interval of time during a certain interval of time is defined as angle swept out by the radius during that time interval. तो उसको कहते हैं एंगुलर मोशन। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये कैसा जा रहा है? ये सर्कुलर मोशन पे जा रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन पे जा रहा है। तो t इक्वल्स टू 0 पे यहां है इनिशियल पोजीशन, t इक्वल्स टू t पे वो इतना दूर चला गया, ठीक है। ये जो एंगल उसने बनाया, ये जो एंगल उसने बनाया फ्रॉम द सेंटर से, ठीक है, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो एंगुलर कितना दूर गया, ठीक है, ये है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल्स में कितना कितना एंगल ये डिस्प्लेस किया। ये इस पॉइंट पे था, अब अभी ये इस पॉइंट पे है, ठीक है, पहले इस पॉइंट पे था, अभी ये इस पॉइंट पे है। तो ये जो एंगल डिस्प्लेस किया, ये कितना डिस्प्लेस किया, उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क एल, ये होता है लेंथ ऑफ एन आर्क, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू हो जाएगा एल बाई आर। ये जो एल बाई आर है ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, तो इसका एक्चुअली जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, ठीक है, और इसको बोलते हैं रेडियन। इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होता है रेडियन, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ये होगा मेरा रेडियन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी। आप पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ये जो थीटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो कितने टाइम पर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंडरगॉन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितने टाइम में हुआ? ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितने टाइम में हुआ, ठीक है। रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंडरगॉन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा ये जो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा डिवाइड बाय टाइम, ये है मेरा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसको लीनियर वेलोसिटी से अगर देखा जाए तो v है मेरा लीनियर वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। v है मेरा लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, और ये है मेरा रेडियस, ओमेगा है मेरा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। चलिए, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, ठीक है, सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक पूछा है एंगुलर वेलोसिटी सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड मतलब क्या? सेकंड हैंड मतलब जो जो सेकंड का कांटा है, जो वो उसको बोलते हैं सेकंड हैंड, ठीक है। अब ये जो क्लॉक है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, ये 9,
ये 3 सेकंड में क्लॉक मार यहां से यहां तक जा रहा है, कितना 60 सेकंड में। ये कितना एंगल घूम रहा है, ये एंगल घूम रहा है 2 पाई, 2 पाई एंगल घूम रहा है कितना में 60 सेकंड में। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बाई टी। थीटा कितना हुआ मेरा 2 पाई, 2 पाई, और टी कितना है मेरा 60। ठीक है, ये मेरा कितना पाई बाई 30, तो पाई बाई 30, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, ये है मेरा एंगुलर वेलोसिटी। ये देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड स्टेट एसआई यूनिट। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। Angular acceleration is defined as the rate of change of time rate of change of angular velocity। तो the rate of change of angular velocity भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। The angular acceleration is defined as rate of change of angular velocity। It is usually expressed as radian per second मतलब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे डिफाइन किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी होता है अल्फा, ठीक है। और अल्फा जैसे जैसे आपका v, जैसे आपका v वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा, ठीक है। वेलोसिटी इज टू आर ओमेगा मतलब आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, वैसे अल्फा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन बाय आर, मतलब ए जो एक्चुअल लीनियर एक्सेलरेशन है, ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, ठीक है। आर क्या है मेरा रेडियस, अल्फा क्या है मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा है मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अल्फा है मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन, और ओमेगा क्या है मेरा, ये है मेरा एंगुलर, ओमेगा है मेरा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन देखते हैं। देखिए जहां भी देखिएगा उसका वेलोसिटी किस तरफ होगा, उसका टेंजेंट की तरफ होगा हमेशा। ये देखिए टेंजेंट ऐसा जाएगा, यहां पे जाएगा टेंजेंट, ये जाएगा ऐसे जाएगा टेंजेंट। तो द पार्टिकल इज मूविंग टेंजेंट टू द सर्कल, द पार्टिकल क्या कैसे मूव हो रहा है, टेंजेंट टू द सर्कल मूव हो रहा है। सिंस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का क्या है जो डायरेक्शन है, वो मोशन ऑफ पार्टिकल्स का सेम है। ये पार्टिकल इधर ही मूव करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये पार्टिकल यहां हो तो इधर मूव करने की कोशिश करेगा, अगर ये पार्टिकल यहां हो तो इधर मूव करने की कोशिश करेगा, अगर ये पार्टिकल यहां हो तो इधर मूव करने की कोशिश करेगा, तो हमेशा टेंजेंशियली मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। द वेलोसिटी वेक्टर इज डायरेक्टेड टेंजेंट टू द सर्कल एज वेल, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर भी क्या क्या होगा, वो सर्कल का टेंजेंट के जैसा ही होगा, ठीक है। तो अगर बोल रहा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, तो द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, क्या इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द एंगल थीटा कवर्ड बाय अ बॉडी in rotational motion is given by the equation theta is equal to 60 plus 5t square plus 2t square। determine angular velocity and angular acceleration। तो एंगुलर वेलोसिटी देख क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी टी इंटू थीटा, यही होता है। आप थीटा का वैल्यू देखे निकाल लीजिए, अब उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, किस क्या होगा 6 प्लस 10t प्लस 6t स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 प्लस 10t एट 60 स्क्वायर। अगर बोलता टाइम 2t का टाइम करना है, देखिए 10t की जगह 6 प्लस 10t प्लस 60 स्क्वायर, ठीक। तो 6t की जगह पर 2 पुट कर दिए तो 6 प्लस 20 प्लस 6 इंटू 4 24, 6 प्लस 20 प्लस 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 6 कितना हुआ 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 20 50 रेडियन पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन चाहिए अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा कितना है मेरा यहाँ पर 6 प्लस 10t प्लस 6t स्क्वायर, इसका इसका डिफरेंशिएशन, तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 6 टू द 12t टी की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 10 दैट इज 34 रेडियन पर सेकंड। ये देखिए
समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज डिफाइंड as that constant external force which acting continuously at right angles to the motion of the particle caused it to move in a circle with constant speed। वो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मान लीजिए ये एक ये एक पार्टिकल है, वो मूव करने की कोशिश करे यहां, सेंट्रीपिटल फोर्स उसका परपेंडिकुलर जाएगा इस तरह। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज दैट कांस्टेंट एक्शन ऑफ फोर्स which acting continuously at right angles to the motion of a particle। पार्टिकल का मोशन इस तरफ है, पार्टिकल का मोशन इस तरफ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा। ठीक, ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एम एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम वी स्क्वायर बाय आर, इसको ये भी कर सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। कैसे? v को हम लोग पुट कर देंगे आर ओमेगा, तो v स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक, चलिए वाई सेंट्रीपेटल फोर्स इज अ नो वर्क फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स में कोई वर्क क्यों नहीं होता? सिंस क्यों नहीं होता? देखिए, क्योंकि पहला बात वो तो राइट एंगल्स में काम करता है। सिंस द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो हमेशा राइट एंगल में जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर राइट एंगल में जाएगा, सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, उस फोर्स की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जो एफ डॉट डी है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो डायरेक्शन है, जो एंगल है, वो कॉस थीटा कितना हो रहा है? पाई बाय 2 हो रहा है, तो वो तो 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है मैंने आपको वेक्टर में समझाया था। So there is no displacement in the direction of the force of centripetal force. Centripetal force therefore does not perform any work. Centripetal force is thus a no work force। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal force is defined as the outward radial frictious force that is experienced by an object moving in a non-inertial frame of reference in a circular path directed away from the center of rotation. It is equal to the magnitude of the centripetal force। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जब कभी भी कोई भी मोशन, सर्कुलर मोशन हो रहा है, जिस तरफ मोशन जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ जा रहा है, वो तो हमेशा टेंजेंट की तरफ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? उसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो फोर्स है जो सेंटर की तरफ आपका लग रहा है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ये क्या करता है? ये पार्टिकल को हेल्प करता है कि वो कंटिन्यूअसली वो एक कांस्टेंट मोशन पे रहे, सर्कुलर मोशन पे रहे कंटिन्यूअसली। ये सेंट्रल फोर्स उसमें हेल्प करता है। तो central force is defined as that constant action of force which acting continuously at right angles to the motion of the particles, because it to move a particle with constant speed से वो मूव कर सके। ठीक है, वो होता है सेंट्रल फोर्स। इसको नो वर्क फोर्स भी कहा जाता है। कैसे नो वर्क फोर्स कैसे कहा जाता है? देखिए, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और फोर्स मेरा परपेंडिकुलर लग रहा है, तो मेरा वर्क डन क्या था? वर्क डन था एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो वर्क डन क्या होता है मेरा? एफ डॉट डी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या हो रहा है इसमें? कॉस थीटा यहाँ तो 90 हो रहा है। कॉस थीटा क्या है मेरा? 90 है। तो 90 क्या होता है? 0 होता है, तो वर्क डन मेरा 0 हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कभी वर्क में, कोई भी वर्क में आपको हेल्प नहीं करता। वो सिर्फ हेल्प करता है ताकि जो पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व हो सके, वो रोटेट कर सके, बस और कुछ नहीं। वो एक जगह पर रिवॉल्व हो जाए, बस उतना ही वो इट हेल्प्स टू मूव द पार्टिकल इन अ कांस्टेंट स्पीड, विद अ कांस्टेंट स्पीड, बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए।
वाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नो वर्क फोर्स, अभी मैंने कहा since the centripetal force acts in the right angle to the direction of the motion, there is no displacement in the direction of the centripetal force. The centripetal force therefore does not perform any work, hence this is a no work force. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Centrifugal force is defined as an outward radial frictious force that is experienced by an object moving in a non-inertial frame. जब कभी भी ऐसा मूव करता है, ठीक है, ये ऐसा मूव करता है पार्टिकल, जो आउटवर्ड फोर्स जाता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या आउटवर्ड फोर्स जाएगा. ठीक है, ये क्या होता है, ये एक सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करता है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करता है. ठीक, तो इसका भी जो वैल्यू होगा वो एम वी स्क्वायर आर है, इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर ही होगा. ठीक, अब देखिए centrifugal force is defined as an outward radial frictious force that is experienced by an object moving in a non-inertial frame reference in a circular path directed away from the center of rotation. Directed away from the center of rotation, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है, आउटवर्ड. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Why centrifugal force is called a pseudo force, उसको pseudo force क्यों कहा जाता है? तो the centrifugal force is a non-inertial frame, is in the non-inertial frame of a particle in a circular motion. It is the effect of the acceleration of the frame of reference with respect to the inertial frame. Therefore, it is called a pseudo or fictitious force. क्या? It is the effect, ये देखिए, ये effect of the acceleration of the frame, फ्रेम में जो एक्सलेशन हो रहा है वो उसका इफेक्ट से ये फोर्स जनरेट हो रहा है विद रेफरेंस टू द रेस्पेक्ट टू द इनिशियल फ्रेम. इनिशियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो एक्सलेशन, जो इफेक्ट हो रहा है, एक्सलेशन में जो इफेक्ट हो रहा है उसके फ्रेम के रेफरेंस के ऊपर, ठीक है, ये फोर्स डेवलप्ड हो रहा है. ठीक है, ये डेवलप्ड फोर्स है, ये फोर्स डेवलप्ड हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोला जाता है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. नेक्स्ट देखते हैं. Why does a cyclist bend inwards while riding along a curved road? कर्व रोड के में साइक्लिक बेंड इनवर्ड्स क्यों करता है? ठीक है, बिकॉज ऑफ बैंकिंग. अगर आपने सुना होगा बैंकिंग, ये हमेशा सर्कुलर क्वेश्चन में आता है कि बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है, ये उसी के लिए है. अ साइक्लिक बेंड्स inwards because then the horizontal component of the normal reaction of the ground provides the necessary centripetal force for going along the curved road. ठीक है, जब कभी बेंड होता है क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स है ये हमेशा जो इनवर्ड फोर्स है उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स. अगर वो बेंड करता है तो इनवर्ड फोर्स जनरेट होता है जो सेंटर की तरफ जाता है, और वो इजीली, वो जो कर्व्ड रोड है वो उसको इजीली घूम सकता है. इसलिए साइक्लिस्ट क्या करता है, वो इनवर्ड बेंड करता है. और जब कभी भी कोई भी रोड देखिएगा, जब कभी अगर आप देखें कोई भी हाई स्पीड रोड्स हो और वहां पर कर्व्ड हो तो बैंकिंग होता है. बैंकिंग मतलब अगर मान लेते हैं ये रोड है, रोड तो ऐसे होता है नॉर्मली, लेकिन बैंकिंग में अगर कर्व्ड हो तो वो रोड ऐसे रहेगा. ठीक है, वो रोड कैसा है, वो रोड थोड़ा सा वो एंगल में रहेगा, ताकि जब कभी भी आपका जो बाइक है वो ऐसे आप बेंड कर सके. ठीक है, ये जो बाइक होगा, ठीक है, वो ऐसे बेंड हो सके और आप इजीली क्या करेंगे, आप इजीली मतलब जो कर्व्ड है अलोंग द कर्व्ड वो आप इजीली जाके बेंड होके आप स्पीड में ही वो कर्व्ड आप क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, मतलब आप स्पीड में वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल? देखिए सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल, देखिए सेंट्रीपेटल है मेरा रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल है मेरा स्यूडो फोर्स. स्यूडो फोर्स, ठीक है, इट एक्ट्स बोथ इन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम. सेंट्रीपेटल क्या है, वो इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वो एक्ट करता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट करता है. नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या, इट एक्ट्स ओनली रोटेटिंग एक्सलेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सिर्फ रोटेशन एक्सलेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो एक्ट करता है. और सेंट्रीपेटल बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट करता है. ठीक है, ओरिजिन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स इज इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट. ये क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट. एंड ओरिजिन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ये इनर्शिया ऑफ द बॉडी के कारण होता है. इट्स द रियल फोर्स एंड हैज रियल इफेक्ट. ये रियल फोर्स है और रियल इफेक्ट भी देता है. ये स्यूडो फोर्स है
बट हैज रियल इफेक्ट। हालांकि ये स्यूडो फोर्स है लेकिन ये रियल इफेक्ट ही देता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक, इट एक्ट्स इनवर्ड, ये हमेशा इनवर्ड की तरफ जाएगा, हमेशा इनवर्ड। जो भी सर्कुलर होगा वो इनवर्ड की तरफ जाएगा, तो ये हमेशा आउटवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड। और ये क्या है, ये है मेरा उसका एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये भी होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं ऐसे। ठीक है, आप यहां तक कीजिए, इट एक्ट्स टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इट एक्ट्स रेडियली टुवर्ड आउटवर्ड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, calculate the centripetal force acting on a small mass of 0.25 kg rotating at 180 rpm on a radius 20 millimeter। ठीक, अब देखिए कितना दिया है, रोटेशन पर मिनट कितना दिया है, वो है मेरा 180 1800, वो है मेरा 1800 है। अब देखिए एंगुलर स्पीड क्या है मेरा, एंगुलर स्पीड ओमेगा मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा यहां पर हो जाएगा मेरा 2 पाई टी बाई 60, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई टी बाई 60। ठीक है, 2 पाई टी बाई 60, ओमेगा होता है मेरा 2 पाई टी बाई 60। ठीक है, टी मतलब रोटेशन 180 आरपीएम। ठीक है, तो 2 पाई टी बाई 60, तो 2 पाई टी कितना है 1800 डिवाइड बाई 60, ये कितना हो जाएगा 30, तो 30 टू 60 पाई, 60 पाई हुआ। तो एंगुलर स्पीड मेरा क्या हुआ, एंगुलर स्पीड मेरा ओमेगा इज इक्वल टू आया 60 पाई रेडियन पर सेकंड। रेडियस देखिए दे दिया है यहाँ पर 200 मिलीमीटर, रेडियस 0.2 मीटर, मास भी दे दिया है। तो सेंटर ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो भी आंसर होगा ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक, आई होप मैं आपको समझा पाया कैसे निकालना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कभी भी दे दिया रेवोल्यूशन पर मिनट, अगर दे दिया जाए रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा निकालने का फॉर्मूला क्या है 2 पाई टी बाई 60, पर मिनट है तो टी बाई 60 करेंगे तो सेकंड में निकल जाएगा, वो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, a ball of mass 5 kg strikes the wall with a speed of 10 मीटर पर सेकंड and rebounds with the same speed. What is the change in momentum of the ball? मोमेंटम में क्या चेंज आया। ठीक है, तो देखिए ये तो वॉल था, ऐसा वॉल था, बॉल आया, ऐसा हिट किया और क्या किया, रिबाउंड किया विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड में वो रिबाउंड करके चला गया, यहां पर आया मान लीजिए, तो बॉल इस तरफ था। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी कितना हुआ 5 × 10, 5 × 10 दैट इज 50 मास इंटू वेलोसिटी तो 50 क्या हो जाए केजी मीटर पर सेकेंड, ये होगा मास इंटू वेलोसिटी। डायरेक्शन ये आप देखिए वो जा रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन पे, लेकिन रिबाउंड करके वो किस तरफ जाया प्लस एक्स डायरेक्शन पे, वो गया प्लस एक्स डायरेक्शन पे, तो कितना स्पीड में जाएगा सेम स्पीड, तो 50 इंटू 5 × 10, कितना स्पीड में 5 × 10, 5 × 10 वो हो गया मेरा 50 केजी मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम आपका हुआ एम वी माइनस एम यू। अब एम भी है मेरा 50, तो इसको ले लिए प्लस, अब देखिए माइनस है लेकिन ये तो है माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ माइनस 50, तो ये मेरा हो गया 100 केजी मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, ठीक है, जब कभी भी आप मोमेंटम लेंगे तो मोमेंटम डायरेक्शन में भी आता है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन को भी पॉजिटिव नेगेटिव लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 41, a 30-gram bullet leaves a rifle with a velocity of 300 meter per second and the rifle recoils with a velocity of 6 meter per second. Find the mass of the rifle. फाइंड दी मास ऑफ द राइफल। अगर आपने देखा होगा जो कुछ देर पहले रिकॉइल वेलोसिटी मैंने निकाला था, तो क्या था v इज इक्वल्स टू, v रिकॉइल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बुलेट बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ द गन, माइनस पे जाएगा। ठीक, ये होता है रिकॉइल वेलोसिटी।
तो क्योंकि देखिए यहाँ पर इक्वल वेलोसिटी पहले दे दिया है उस सेम डायरेक्शन पे, चाहिए मुझे मास, तो नेगेटिव साइन मैं यहाँ पर ओवरलुक कर सकता हूँ, नेगेटिव साइन मैंने ओवरलुक कर दिया, ठीक, क्योंकि मुझे चाहिए मास। तो मास क्या हो जाएगा हमारा, मास इक्वल हो जाएगा मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द रिकॉल वेलोसिटी, ठीक। अब देखिए मास ऑफ बुलेट कितना था, 30 ग्राम, 30 ग्राम था मास ऑफ बुलेट। तो अगर ये 30 ग्राम होता मास ऑफ बुलेट है, अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो क्या कैसे करेंगे, केजी में 30 डिवाइड बाई 1000, तो 0.03। वेलोसिटी क्या है देखिए 300 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है यहाँ पर 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट में करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.6। अब ये जो आप निकाले इसका कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 15, मास ऑफ द राइफल विल बी 15 kg। बाकी देखिए ये वही चीज है जो मैंने वहां पर डिराइव किया था। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड ऑफ रेडियस of curvature 600 meters so that the car can move safely at a maximum speed of 180 किलोमीटर, ठीक। मैंने पहले कहा था कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, जब कभी रोड को थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है एट एन सर्टेन एंगल, ताकि गाड़ी है जो भी आपका मोटर बाइक है या कार है, स्पीड में वो कर्व को आप मतलब कवर कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं बैंकिंग। अगर बैंकिंग ना हो तो क्या हो जाएगा, गाड़ी क्या होगा, गाड़ी आउटवर्ड में पलट जाएगी, ठीक है। गाड़ी क्या होगा, वो आउट स्पीड इतना ज्यादा स्पीड रहेगा तो गाड़ी आउटवर्ड में पलट जाएगी। ताकि वो ना पलटे, ताकि एक सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो जाए, इसलिए रोड को क्या 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 किया जाता है, उसको बैंकिंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं, स्पीड ऑफ द कार बोला है वो है मेरा 180 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे, तो 180 इंटू 5/18 दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 600 मीटर दिया है, ठीक है। थीटा चाहिए, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा मेरा यहाँ पर जो बैंकिंग का थीटा है, मास ऑफ द कार एम दिया है, तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर इज इक्वल टू वेट ऑफ द कार, जो भी कार होगा वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, मान लो ये कार है, ठीक है, ये कार है, ये कार है, ठीक है। तो आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा ऐसे जाएगा, आर कॉस थीटा वही तो होगा इसका वेट, जो आर कॉस थीटा जाएगा वही होगा इसका वेट, ठीक है। तो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी होगा, एम जी इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा, ठीक है। ये इधर जाएगा आर कॉस थीटा, तो इधर आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल, आर साइन थीटा होगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वही होगा हमारा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा वो हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये देखिए, ठीक। अब देखिए आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, तो एम वी स्क्वायर आर बाई एम जी, मास में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर टैन थीटा, तो टैन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल गया, टैन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, टैन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत काम आएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द बैंकिंग, फाइंड द बैंकिंग एंगल या फाइंड द एंगल, तो आप सीधा सीधा सीधी tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आप लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, द वेलोसिटी ऑफ द कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ बी डबल, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, द डिस्टेंस बाय विच इट कैन स्टॉप बिकम्स 4 टाइम्स, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो जो रुकने का जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन बोला, एक्सप्लेन करने के लिए, मान लीजिए वेलोसिटी दिया हुआ कार, वेलोसिटी कैसे होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर रुकने का बाद बोल रहा है इट कैन बी स्टॉप, तो क्या हो रहा है, वो रिटार्डेशन हो रहा है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, वो रिटार्ड हो रहा है, अगर रिटार्ड होगा तो आगे में माइनस आ जाएगा, ठीक, क्योंकि स्टॉप हो रहा है तो मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, तो u क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 2as, तो u हो जाएगा मेरा रूट अंडर
2as, तो s हो जाएगा मेरा u स्क्वायर बाई 2a, s क्या हो जाएगा मेरा u स्क्वायर बाई 2a। अब मान लेते हैं मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डबल हो गया। अगर मेरा वेलोसिटी डबल होता है तो u क्या हो जाएगा मेरा, u इज इक्वल टू हो जाएगा 2u, तो ये भी बढ़ जाएगा, तो s मेरा क्या होगा, s मेरा हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई 2a, 4u स्क्वायर बाई 2 है। तो वही तो मेरा पहला था, s इज इक्वल टू मेरा 4s1 हो गया, है कि नहीं। ये तो मेरा पहला था, s1 था ये मेरा, अब ये s न्यू है, तो ये मेरा s न्यू क्या हो गया मेरा 4s1। तो हेंस अगर आपका वेलोसिटी डबल हो जाता है तो आपको 4 टाइम्स वो डिस्टेंस लगेगा उस कार को स्टॉप करने के लिए, या जो भी हो, कार हो चाहे ट्रक हो जाए चाहे प्लेन हो जाए। अगर आपका वेलोसिटी दुगना होता है तो जो डिस्टेंस आपको चाहिए था पहले, उसका 4 टाइम्स लगेगा उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, a bullet moving with a speed of 200 meter per second can penetrate 4 centimeter thick wooden board. What will be the suitable speed of the bullet to penetrate 16 centimeter? बोला कि अगर 200 स्पीड में जाए तो वो 4 सेंटीमीटर वो वुडन बोर्ड को पेनिट्रेट कर सकता है। तो अगर 16 सेंटीमीटर जाना हो तो कितना बोर्ड को पेनिट्रेट करना होगा, मतलब कितना स्पीड में उसको जाना होगा। ठीक, पहले देखिए u क्या है मेरा, u है मेरा 200 मीटर पर सेकेंड। अगर 200 मीटर पर सेकेंड है मेरा u, तो डिस्प्लेसमेंट कितना जा रहा है मेरा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फाइनल वेलोसिटी अगर अगर 4 सेंटीमीटर जाके वो रुक जाएगा, अगर चार जाएगा वो रुक जाएगा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू मेरा 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी देखिए, फाइनल वेलोसिटी v0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as लगा दिया, a का वैल्यू मेरा निकल गया। ये a को मैं ऐसे ही रख दूंगा, इसको इसको मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि सेकंड केस में यही a मेरा काम आएगा। कैसे देखिए, अब a है मेरा 16 सेंटीमीटर, फिर से v मेरा 0, तो u क्या हो जाएगा मेरा, u स्क्वायर हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2as, यही होगा u स्क्वायर। तो 2 पता है, a कितना है मेरा यहाँ पर 200 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.04। अब कितना जाना है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर जाना है, 16 सेंटीमीटर, एस हो जाएगा मेरा 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.16। ये है मेरा यू स्क्वायर। ठीक है, यही मेरा यू स्क्वायर, ये देखिए यू स्क्वायर। ठीक है, यही तो है मेरा यू स्क्वायर। तो यू मेरा बन गया 1,60,000, तो ये हो गया मेरा 400। तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 400 मीटर पर सेकेंड टू पेनिट्रेट द वुडन ब्लॉक। ठीक है, जैसे आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक में भी देख सकते हैं। कैसे देखिए, अगर 4 सेंटीमीटर हो, वो 4 सेंटीमीटर ये क्या है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर हो तो मेरा वेलोसिटी कितना जा रहा है, 200 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। देखिए 200 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। लेकिन उसको जाना कितना है, उसको जाना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको जाना है 16 सेंटीमीटर। तो ये कितना टाइम जा रहा है, ये जा रहा है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसी का रूट, ठीक है, इसका रूट मतलब रूट 4 का रूट इनटू ये जो वेलोसिटी होगा 200, यही मेरा आंसर होगा। देखिए 2 इंटू 200 वो हो जाएगा मेरा 400। ये है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये है शॉर्टकट मेथड। जितना भी आपका डिस्प्लेसमेंट जाना होगा, ठीक है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट जाना होगा, जितना टाइम्स उसका रूट ही होगा, उसका रूट। मान लीजिए अगर ये होता 8, ठीक है, अगर ये होता 8 और यहां पर रहता 64, ये कितना टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स जा रहा है, तो वो 8 का रूट निकालना होता, तो फिर 2√2 होता। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। ठीक है, जितना भी जाएगा उसका रूट रूट करके जो भी वैल्यू निकलेगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। एक और थ्योरी क्या है कि अगर वेलोसिटी मेरा डबल हो रहा है, अगर वेलोसिटी मेरा यहाँ v अगर 2v हो रहा है, 2v हो रहा है, तो मेरा डिस्टेंस कहाँ जाएगा, डिस्टेंस मेरा कितना जाएगा 4s डिस्टेंस जाएगा।
डिस्टेंस 4s जाएगा, ठीक है। कुछ देर पहले देखिए मैंने ये किया था, यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, तो वेलोसिटी में कितना होगा, 2v होगा, ठीक है। आप इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं। नहीं तो क्या, जितना भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी मेरा डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था पहले में, और उसके बाद जितना भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसका रूट कर दीजिएगा, रूट करके उसको इंटू कर दीजिएगा बस। नहीं तो ये तो एक शॉर्टकट ट्रिक हुआ, लेकिन ये है आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो ये थे 44 क्वेश्चंस फोर्स एंड मोशन के। आई होप आपको इस तरह अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।